एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज साइड योर एसएसटी एंड इंग्लिश टीचर। और देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की जो क्लास 9th की अभी तक एनसीईआरटी नहीं आई है, उससे पहले हम लोग आपके जो एक प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक है व्हिच इज नेम एज गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की, इसका हम लोग जो आपका गेटवे टू सोशल साइंस है, जो कि आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, प्रॉपर इसका सिलेबस भी, इसके चैप्टर्स भी, हर एक चीज, इस वाली बुक को हम एज अ बेस टू बिल्ड अप योर बेस एंड ऑल्सो आपके जो पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी अभी तक नहीं आई है, तो उससे पहले आप लोग जो आपको आना चाहिए हर उस चैप्टर में से, हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एंड लास्ट वाली वीडियोस में हम लोग आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 था, उसका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस वाला, हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके थे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोगों को कंप्लीट करना था बच्चा आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 व्हिच इज नेम्ड एज डेमोक्रेसी। मैंने कहा था आपको से कि या तो चैप्टर नंबर 2 या 9, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा किसका, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो इसके लिए आज हम लोग आपके इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। लास्ट वीडियो में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 उसके दोनों ही पार्ट्स में उसको कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से उसको समझ के, कुछ भी आपका उसमें से नहीं छूटा है। अगर आप लोगों ने इन वाली वीडियोस को आपके एनसीईआरटी आने से पहले ही स्टार्ट कर दिया ना, एक बार अगर आपने देख लिया, एक बार सिर्फ वीडियोस देख लो और कुछ मत करना है इसके अलावा, सिर्फ वीडियोस देख लेना, आपने आपका जो न्यू एनसीईआरटी आएगी उसमें जब हम दोबारा से उसको डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ उसका ब्रीफ समझ रहे हैं, क्या है उस चैप्टर में, उस पैराग्राफ में क्या है, हम वो समझ रहे हैं। लेकिन आप जो अगर एनसीईआरटी वाली वीडियोस जो आएंगी आगे बुक आने के बाद, अगर आपने वो भी देख ली उसके बाद, अब उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा। आप एसएसटी में तो आप ऐसे मतलब बहुत अच्छा रहोगे, मैं इतना आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके, तो चलो अब हम बिना किस देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 9 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझने की बात हो रही है। अब आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, उसका मतलब क्या है, यानी कि उसके फीचर्स क्या-क्या है, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में कौन-कौन से सिस्टम्स एंड चैलेंजेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 1 में हम कंप्लीट कर लेंगे मीनिंग, हम कंप्लीट करेंगे फीचर्स एंड हम कंप्लीट करेंगे आपका रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इन तीनों ही चीजों को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो हम जरा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात करूंगी अगर मैं कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। आपको पता है गवर्नमेंट का, बहुत सिंपल सी भाषा में पहले बता रही हूँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही, डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर्स है, जो हम पे राज कर रहे हैं, उन पे चुनाव करा हो, दे आर इलेक्टेड बाय अस, उनको हम लोगों ने मिलकर चुना हो। भाई या तो हम खुद ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप खुद सोचो, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का या इंडिया के 150 करोड़ प्लस लोगों का एक साथ कहीं बैठकर कोई भी डिसीजन ले पाना? नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। इससे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम डेमोक्रेसी कैसे कहें, जब हर एक पर्सन का अगर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा, तो डेमोक्रेसी कैसे होगी? तो डेमोक्रेसी होगी जब बहुत से लोग मिलकर एक पर्सन का चुनाव करें, सबके अपने चॉइसेस हैं, सबकी अपनी ओपिनियंस है, सब अपने अकॉर्डिंग जाके इलेक्शन करके आए, वोट डाल कर आए, और जिस भी पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिले वो बन जाए उन सब लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि वो उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब लोग तो एक साथ जाकर बैठ नहीं सकते हैं पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बेसिस पर एक इंसान जा रहा है। और सपोज हर एक क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ करके आपके स्कूल में एग्जीबिशन सा होना है, कुछ भी बहुत बड़ा काम होना है, इसमें कहा गया कि हर एक बच्चे का उसमें डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी। क्या ये सब बच्चों को एक साथ बैठना पॉसिबल है? आप कहोगे हम असेंबली में तो पॉसिबल है, बट अगर एक क्लासरूम में बात हो रही हो तो क्या करेंगे? तो नहीं हो पाएगी वो चीज। इन दैट केस क्या होगा, हर एक क्लास का जो मॉनिटर है, जो अपनी पूरी ही क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसका हेड है, वो जाएगा एज उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के। सेम ऐसे ही हम सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के जो एक पर्सन आता है, जिसको हमने खुद चुना है, उस और वही डिसीजन ले बेसिकली। तो जब यही हम पे राज करे, जब यही हम पे रूल करे, जिसको खुद हमने चुना है, दैट सिस्टम बेसिकली इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। बहुत सिंपल भाषा में बताया गया है कि बहुत सिंपल भाषा में बताया, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स हैं उनको हमने खुद चुना हो, ठीक है? और फिर जो जिनको हमने चुना है बेसिकली, आगे पढ़ोगे आप, वही हम पे राज कर, ऐसा ना हो कोई और करे फिर राज। ऐसा कह रही हूँ मैं, आगे समझाऊंगी। अब देखो बेसिकली यहाँ पर कहते हैं, कुछ लाइन्स यहाँ पे बहुत सिंपल सी भाषा में लिखी हुई है। कहते हैं मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल एंड मैन्स कैपेसिटी फॉर इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी। जब हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में न्याय हो, तो डेमोक्रेसी का होना वहां पे हमें सही लगता है।
लेकिन जो अगर हमारे देश में अन्याय ही बढ़ता जा रहा है, इन दैट केस डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, वो ज़रूरी है फिर उस समय पे। क्योंकि वाली बात यहाँ पे कही गई है, यानी कि डेमोक्रेसी ज़रूरी भी है और वो डिज़ायरेबल भी है, हमें चाहिए भी और बहुत एसेंशियल भी है हमारे लिए बेसिकली इन दैट टर्म्स। कहते हैं डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म है। आप खुद सोचो अगर आपसे आज पूछा जाए कि व्हाट डू यू वांट, कि आपकी कंट्री में एक मोनार्की हो यानी कि किंग होना चाहिए आपके ऊपर, जिसका पूरा कंट्रोल होगा, या फिर डेमोक्रेसी हो, आपके द्वारा खुद के द्वारा चुनी गई एक सरकार हो, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यानी कि आज के टाइम पर भी डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा जी, कहते हैं डेमोक्रेसी आई कहाँ से है? अगर आई कहाँ से है की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये ट जो डेमोक्रेसी का जो टर्म है ना बेसिकली ये भी एथेंस से आई है, एंशिएंट एथेंस से आई है। एथेंस क्या है बेसिकली? ग्रीक में एक सिटी है जिसका नाम है एथेंस। वहाँ से ये टर्म आया था करीब-करीब 500 बीसीई के आसपास, ये सॉरी सॉरी हाँ 500 बीसीई के आसपास यानी कि 5th सेंचुरी के आसपास। उस टाइम पे टर्म आया था डेमोक्रेसी। 500 बीसीई है। नाउ आई रियली होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। दिस इज़ द क्राइस्ट का बर्थ। क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम जो है उसे हम कहते थे पहले बीसी बिफोर क्राइस्ट, एंड आज इसी को हम कह देते हैं जो नॉन क्रिश्चियंस वगैरह हैं हम सब लोग, हम कहते हैं इसे बीसीई बिफोर कॉमन एरा। क्राइस्ट के बर्थ का टाइम जो था पहले उसको एडी यानी कि एनो डोमिनी कहते थे, एंड आज इसको ही कॉमन एरा यानी कि सीई कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल सी है। अच्छा जी, फिर देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी को जो है ये टर्म आई थी यहाँ पे एथेंस में 5th सेंचुरी सी के टाइम पे। यहाँ पे बोला गया कि डेमोस का मतलब होता है पीपल, बेसिकली कहते हैं यहाँ पर कि ओके सॉरी, ओके हाँ ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या, डेमोक्रेसी आपका 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं डेमोस, एंड क्रेसी बेसिकली यहाँ पे बना है क्राटिया से मिलकर, व्हिच इज कॉल्ड रूल। तो यहाँ पे कहते हैं डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल, तो रूल बाय द पीपल। जब लोग खुद राज कर रहे हैं, ये लोगों के द्वारा जो चुना गया रिप्रेजेंटेटिव है जब वो राज कर रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आपका डेमोक्रेसी। कहते हैं जब एथेंस में आई थी तो सबसे पहला एग्जाम्पल बेसिकली यही था कि सबसे पहले वहीं पर डेमोक्रेसी आई थी। सोचो अभी जो है हमारे पास चल रहा है 2026 सीई, सीई चल रहा है, और अगर मैं यहाँ तक आऊंगी बैक में तो 2026 साल हो चुके हैं, एंड इसके भी करीब करीब 500 साल पहले की बात है जब तक ये टर्म आई थी। आप सोचो करीब करीब इस बात को मैं कहूंगी 2526 साल हो गए हैं, 2500 समथिंग साल हो गए जब डेमोक्रेसी की टर्म आई थी। तो ये पूरा का पूरा 2026 साल तो ये चले गए, और उससे पहले और 500 साल, बिकॉज वो नंबर लाइन आपको पता है मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, -1 -2 करते करते नंबर लाइन ऐसे जाती है यहाँ से। तो ऐसे 1 2 3 4 करते-करते 100 200 300 400 एंड 500 इस तरीके से। तो आज से करीब-करीब 2500 साल पहले डेमोक्रेसी टर्म आई थी, जो कि ग्रीस में एक सिटी है व्हिच इज़ नेम्ड एज़ एथेंस, वहाँ पर आई थी। बिल्कुल साउथ में आती है ये सिटी, ठीक है? कहते हैं वहाँ पर ये बेसिकली क्या था कि पहले जो अडल्ट जो मेल है सिर्फ और सिर्फ जो मैन है, उनको राइट दिया गया था वोट करने का। फीमेल के पास एज़ सच वेट वोट जो राइट है वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर पहले के समय पे मेल्स के पास ही अधिकार था वोटिंग राइट्स का, फीमेल्स के पास अधिकार नहीं हुआ करता था। वही ये हम समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स हैं उनका इलेक्शन सीधे ही हम लोगों के द्वारा करा जा रहा है। वोटिंग यहाँ का जो सिस्टम यहाँ पर लगाया जाता है जिसमें सारे ही जो लोग हैं वो आकर जो है राज करते हैं। सॉरी वो आकर जो है वोट डालते हैं बेसिकली, एंड फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव का वो चुनाव करते हैं। इस तरह से इलेक्शन जो है वो बहुत बेसिक कंडीशन बन जाती है डेमोक्रेसी का, बिकॉज़ सारे ही लोगों का एक साथ बैठ के डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है फिजिकली, इसलिए हम सब लोग मिलकर एक का चुनाव करते हैं और वो बैठकर हमारे बेसिस हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। अब ये डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको 2 चीज़ समझाना चाहूँगी मैं यहाँ पर। आपको पता है हमारे जो देश है उसके अंदर एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके बाद 1992 के बाद से हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है। क्या है? लोकल गवर्नमेंट भी है। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ अभी हमारे मोदी जी बैठे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर में बचा आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जो है मैं कहूँगी बॉडी है, जहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। आई होप ये चीज़ आपको पता होंगे, नहीं होंगे तो आपको बेसिक, इसलिए मैंने बोला ये आपकी बेस बिल्डिंग सीरीज़ है, ठीक है? स्टेट में आपके पास पता है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं बेसिकली। अब यहाँ बच्चों से मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ क्लासेस में तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि करंटली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं बेटा, और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये बहुत क्लियर है। तो कहते हैं स्टेट हमारे पास इतनी है जिसमें से 28 स्टेट्स के पास उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड प्लस 2 और यूनियन टेरिटरीज़ है, एक दिल्ली और एक आपका पुडुचेरी। इन दोनों यूटीज़ के पास भी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है।
ये बात लोकल गवर्नमेंट की बात करूँ, लोकल गवर्नमेंट में कौन आते हैं आपके बेसिकली जो हमारी एक होती है पंचायत और एक होती है आपकी आप देखोगे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज़। पंचायत कहाँ पे होती है? वो होती है रूरल एरियाज़ में, म्युनिसिपैलिटी कहाँ पे होती है? वो होती है अर्बन यानी कि शहर के एरियाज़ में। आपको पता है पंचायत में बेसिकली आपको सुना होगा ग्राम पंचायत होती है, उससे ऊपर जो है ग्राम सभा होती है ना? इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे अर्बन में, शहरों में यानी कि आपने सुना होगा जैसे एक यहाँ पे मैंने नाम दिया म्युनिसिपैलिटी, तो जो भी स्मॉल टाउन है वहाँ पे जो अर्बन एरिया जो वो बॉडी वर्क कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज़ म्युनिसिपैलिटी एंड जो आपका बड़ा टाउन है वहाँ पे हम कहते हैं इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे फॉर सपोज़ दिल्ली है, जैसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मुंबई, तो ये जो बड़े-बड़े टाउन्स हैं यहाँ पे सब नाम देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। पार्लियामेंट पूरी ही कंट्री का एक है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पार्लियामेंट पूरी ही कंट्री का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। इस पार्लियामेंट में आप लोगों को पता है एक होती है लोकसभा बेटा, एक होती है बच्चा आप लोगों की राज्यसभा एंड इन दोनों के ऊपर होता है हमारे एक बॉडी व्हिच इज़ कॉल्ड हमारे जो है प्रेज़िडेंट, ये होते हैं। लोकसभा में मैं बच्चों से बार-बार पूछती हूँ, लोकसभा में हमारे पास 543 सीट्स होती है एंड राज्यसभा में हमारे पास बेटा आपकी 245 सीट्स होती है। प्रेसिडेंट जो है क्या करता है, जो भी यहाँ पर लॉ पास होते हैं बेसिकली उन सब लॉज़ को ये साइन करते हैं प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिकली छोटे-मोटे जो डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पर भी लिए जाते हैं। लॉ यहाँ पर बनते हैं लेकिन वो स्टेट के अकॉर्डिंग लॉज़ बनते हैं, जो स्टेट मैटर्स में आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। हाँ, लोकल बॉडी के पास कोई भी लॉज़ बनाने का अधिकार नहीं होता। ये लोग लॉज़ नहीं बनाते हैं, बस छोटे-मोटे ऑर्डर पास करना, एक अपने ही एरिया में लोकल लेवल पे काम करना, नाली साफ, है ना, स्ट्रीट लाइट्स या रोड नहीं कहूँगी मैं तो हाँ, जो छोटे-मोटे वो कहते हैं कूड़ा वगैरह का मतलब अपनी सिटी को अपने टाउन को अपने पंचायत को क्लीन रखना, उस एरिया को क्लीन रखना, वहाँ पे छोटे-मोटे स्कूल्स पे कौन सी एजुकेशन देनी है, उसका प्रावधान लाना, वो सब चीज़ें जो है किसके पास होती है, वो इनके पास अधिकार थोड़े बहुत से होते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा पावर्स इनके पास नहीं होती है। मेन जो पावर है वो सेंट्रल स्टेट के पास होती है एंड सबसे मेन पावर किसके पास होती है हमारे सेंटर के पास, मेन जो सबसे बड़ी पावर्स है वो इसके पास होती है। दैट इज़ द होल पॉइंट बिहाइंड आप लोगों का जो ये हमारा मुझे आप लोगों को समझाना था रिलेटेड टू डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट। अब यहाँ पर कहते हैं इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि डेमोक्रेसी जो है बहुत ही नेसेसरी कंडीशन बन जाती है हमारी कंट्री में होने के लिए। आपको पता है यूएसए के जो सबसे पहले जो काफ़ी पहले प्रेज़िडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो, अब्राहम लिंकन। इन्होंने एक बात यहाँ पे कही थी कि बच्चों को बहुत याद रहती है। मैं जैसे उनसे डेफिनिशन पूछती हूँ ना कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? दे आर लाइक मैम डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और फिर पूछूँगी किसने कहा था? तो वो कई बार उनको याद भी नहीं रहता है। आप याद रखो कि ये बात कही किसने थी? आपसे एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं अगर आपका इसी बुक के अकॉर्डिंग आपका जो है एग्ज़ाम उस टाइम पे होने वाले हैं। यानी कि वो सरकार जो गवर्नमेंट की है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई है एंड फॉर द पीपल अब गवर्नमेंट के लिए ही वो काम करने वाली है। यानी कि पार्टिसिपेशन भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है एंड लोगों की भलाई भी यहाँ पर वही सरकार करेगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पिक्चर बचा आप लोगों को दिखा रखी है। ये वाली जो पिक्चर है ये आपकी मुसोलिनी की है, ये आपके हिटलर की है। कहते हैं यहाँ पर इन दोनों ने ही स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपना जो है वो बनाया था, गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, इन्होंने भी इलेक्शंस कराए थे एंड स्टार्टिंग में उन्होंने जो है खुद को इलेक्टेड ही कहा था। बट बाद में फिर उन लोगों ने ऐसे-ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया था जो किसी भी तरीके से लोगों का वेलफेयर नहीं कर रहे थे और अगर लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो डेमोक्रेसी बची ही नहीं है। ये वाली बात है। अच्छा, फिर देखो आगे हम बात करेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पीपल आखिर लोग-बाग कौन है यहाँ पर? कौन से लोग वहाँ पे जो है डिसीज़न ले रहे हैं? क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीपल की बेसिकली बात करेंगे कि आखिर कौन डिसीज़न ले रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी एथेंस की, हमने यहाँ पे कहा था सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेल्स हैं, वही उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स है, यानी कि फीमेल्स के पास नहीं है। उन लोगों के लिए पीपल वाले फॉर्मेट में कि हाँ, कि पीपल के पास वोटिंग राइट है, तो उसमें पीपल में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स के पास है। यानी कि यहाँ पर पीपल्स में वुमेन भी नहीं आ रही, स्लेव्स भी नहीं आ रहे और इवन फॉरेनर्स भी नहीं आ रहे थे। ठीक है? जो एथेनियंस के मेल सिटिज़न्स थे, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था एथेनियंस के मेल सिटिज़न्स इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट करने का अधिकार था। क्लियर हो गया? अच्छा, कहते हैं यानी कि वो यूनिवर्सल फ्रैंचाइज़ तो नहीं था। देखो एक वर्ड यहाँ पे होता है जो कि हम वोटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड पहले पढ़ा होगा एंड जो बच्चों ने मेरे से 8th पढ़ी है उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। बिकॉज़ न्यू बुक मैंने पढ़ा रखी है। देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल यानी कि सबके पास। फ्रैंचाइज़ यानी कि वोटिंग का राइट, राइट टू वोट। एंड अडल्ट यानी कि जो भी पर्सन अडल्ट हो चुका है बेसिकली इन इंडिया 18 प्लस अगर वो इंसान हो चुका है और यूनिवर्सल यानी कि सबके पास मेल, फीमेल है ना ट्रांसजेंडर कुछ भी है। आप काले हो, आप गोरे हो, आप अमीर हो, आप पुअर हो,
कुछ भी हो, अब छोटी हाइट है, मोटी हाइट है, छोटे हो, मोटे कुछ भी है, यूनिवर्सल यानी कि सबके पास जब वो पर्सन कोई भी इंसान जब 18 साल का या उससे ऊपर का हो जाए तो उसके पास वोट करने का अधिकार है। दैट वाज़ सिंपली कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़। तो अगर यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर एथेनियंस में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स के पास ही अधिकार था, तो वो यूनिवर्सल तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें फीमेल्स के पास, स्लेव्स के पास, उन सबके पास नहीं है अधिकार, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अडल्ट फ्रैंचाइज़ है, यूनिवर्सल नहीं था वहाँ पे लोगों का मतलब। अच्छा बात करूँगी यहाँ पे अगर मैं स्विट्ज़रलैंड की, तो यहाँ पर कहते हैं स्विट्ज़रलैंड में भी यहाँ पर बेसिकली सबके पास वोटिंग का अधिकार होता है। स्विट्ज़रलैंड में हमारे पास होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम के थ्रू और पॉपुलर इनिशिएटिव्स के थ्रू, और हालाँकि सारे डिसीज़न सरकार जो लोग हैं वो नहीं लेते हैं, बट बहुत से डिसीज़न लेते हैं। इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर सकें इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट वाली। पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। देखो, अभी मैंने नाम लिए 2 व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड एक यहाँ पे होती है आप लोगों की व्हिच इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट का मतलब बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट का मतलब होता है वो डेमोक्रेसी की फॉर्म बेसिकली जहाँ पे सब लोग जो है बैठकर एक साथ डिसीजंस ले रहे हैं। लोग बाग कम है, 50, 60, 100, 150 लोग हैं, सब एक साथ बैठ चुके हैं और कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहाँ पे डायरेक्टली जो लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोग इतने सारे हैं कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए हम सब लोग मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन देते हैं और वो हमारे बिहाफ पर पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में बैठकर डिसीजंस लेते हैं। क्लियर हो गया? दैट वाज़ इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर एक और बात याद रखो, जो भी सेंटर में जो पार्लियामेंट बिकॉज़ हमारे देश का एक ही पार्लियामेंट है और उसके जो भी मेंबर्स होते हैं ना इन पार्लियामेंट्स के, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, इन सबको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं कौन? हमारे एमएलए। आपको पता होगा दिल्ली में हमारे पास 70 एमएलए हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको अपनी-अपनी स्टेट्स का एमपी या फिर एमएलए पता होने चाहिए। कहते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़, इसमें क्या होता है, अच्छा ये हम आगे पढ़ेंगे बिकॉज़ ये टर्म ही आपकी बाद में आप लोग पढ़ने वाले हो बिकॉज़ अभी आपको कुछ नहीं बताऊँगी इसलिए मैं। तो यहाँ पर हमने बोला है कि जब हम लोगों ने सबके पास कुछ अधिकार दिए हैं लोगों को, हमने लोगों के ऊपर अधिकारों के साथ-साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है। मतलब अधिकारों की बात भी हम बाद में करेंगे। अगर हमने यहाँ पर बोला है कि वो जो पर्सन है वो इलेक्ट हो सकता है, वो जो पर्सन है वो चूज़ कर सकता है, वो इलेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फॉर सपोज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऐज से आप मानोगे, इंडिया में हमको पता है कि जो भी 18 साल से कम के हैं या फिर वो क्रिमिनल्स हैं, वो इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं। इवन आप देखोगे आगे चल के जो 25 साल से हैं, 25 साल से जो कम के हैं, वो जो लोग होते हैं, बेसिकली ये लोग जो लोग हैं, ये एमपी भी नहीं बन सकते हैं, वो किसी भी इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो सकते, ना एमपी और ना ही एमएलए के इलेक्शंस में। तो वो वाली बात यहाँ पर जो है वो कही हुई है। अभी आप लोगों को अच्छे से पता है, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ की रनिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ-कहाँ बेसिकली पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस हो रही है, इसका मतलब क्या होता है और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था वो भी हमको पता है। कहते हैं डेमोक्रेसी वर्ड जो है कहाँ से आ रहा है? डेमोक्रेटिया से आ रहा है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग हू अमंग द फॉलोइंग डिफाइन डेमोक्रेसी एज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर लोग बाग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, दैट विल बी कॉल्ड एज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम लोग, बचा आप लोगों के रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। रूट्स की बात करेंगे, कहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, बेसिकली डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एंशिएंट टाइम से वो चल कैसे रहा था, उसकी हमने बात यहाँ पर करनी है। तो कहते हैं अगर एंशिएंट टाइम की बात करूँ यानी कि बहुत पहले से, आखिर उस एंटीक्विटी के टाइम से यानी कि बहुत पहले से, एंशिएंट पास्ट से ये चलता कैसे आ रहा है डेमोक्रेसी। आखिर ये टर्म आई कैसे धीरे-धीरे करके, इंडिया में भी कैसे आई, उसकी बात करने हमने करनी है। इंडिया में कैसे आई? क्योंकि हमने देखा एथेंस में तो थी। एथेंस में तो आज से 2500 साल पहले भी थी। बट हमारे इंडिया में कब आई और कैसे-कैसे आई, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको हमने पढ़ना है। कहते हैं इंडिया में भैया आज ऐसा नहीं कि आज से ही डेमोक्रेसी आई है या फिर जब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आई है या फिर जब से संविधान बना है तब से आई है, नहीं। इंडिया में वो बहुत पहले से हुआ करती थी। जब तक मॉडर्न डेमोक्रेसी आई भी नहीं थी, उससे पहले से जो है हमारे देश पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। कहते हैं ये जो अर्ली ट्रेडिशंस थे, दे लेट द फाउंडेशन, बहुत प्यारी लाइन लिखी है यहाँ पर ये, कि ये जो बहुत पहले से यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती आ रही थी, इसी की वजह से है कि हमारे देश में क्या हुआ, इसकी एक नींव रखी गई।
कि अच्छा पहले से चल रही है और अब भी यहाँ पर इसको होना है, अब भी यहाँ पर इसको चलना है। इसकी नींव यहाँ पे रखी गई। और नींव कैसे रखी गई? यहाँ पे अब नींव रखने के बाद क्या हुआ? जब लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, लोगों को कंसल्ट करा गया डिसीजन मेकिंग में एंड कलेक्टिवली डिसीजंस में पार्टिसिपेट करा गया, वो लिया गया उन सब चीज़ों को। तो पहले से जब ये सब चीज़ें हो रही थी, उसी के टाइम जो है, उसी के बाद जो आज भी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। अगर ये सब चीज़ें पहले ना हुई होती, शायद ये आज भी पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि कह रहे हैं कि पहले से ही इस सब की नींव रख दी गई थी, इसकी वजह से आज भी हमें ये सब कुछ जो है देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एक लाइन है, वैदिक सोसाइटी डिस्प्लेड कंसल्टेटिव फीचर्स दो इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक इन द कंसल्टेटिव इन द मॉडर्न सेंस। वो कहते हैं कि वैदिक सोसाइटी यानी कि जब से हमारे यहाँ पे वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तब से ही जो है हमारे सोसाइटी में कंसल्टेटिव फीचर्स हुआ करते थे, यानी कि कंसल्ट कर कर किसी को तभी जो है डिसीजंस लिए जाते थे। तो कहते हैं ये, हालांकि आज के टाइम पे शायद हमको डेमोक्रेटिक ना लगे कि कंसल्ट करना और हमारे साइन लेना में डिफरेंस है, ठीक है। तो कहते हैं कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है भैया, अब तो यहाँ पर लोग बाग चाहते हैं कि उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो यहाँ पर और शेयर डिसीजन मेकिंग हो, कि डिसीजन मेकिंग में भी सबका शेयर हो, सबका पार्ट हो बेसिकली इसके अंदर। ये वाली बात यहाँ पर आज के टाइम पे कही जाती है। कहते हैं पंचायत जो होती है, क्लान्स या समितिज वगैरह पे, इसको नहीं पढ़ते हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि जो पावर है ना, वो पावर सेंट्रलाइज नहीं है आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में भी। वो पहले भी नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर कहते हैं कि यानी कि अथॉरिटी यानी कि जो पावर है वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो क्या है, वो है डिसेंट्रलाइज। लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को उसका मतलब भी समझाया था। सेंट्रलाइज का मतलब है जब सारी पावर सेंटर के पास है एंड डी जब लग गया उसके अंदर, यानी कि उसने इन पावर्स को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, अब उसने सबको ही कुछ कुछ पावर्स जो है वो दी है। अच्छा, यहीं पर यहाँ पर ये वाली बात कहते हैं कि वो जो है वो सेंट्रलाइज़ नहीं है, वो हेरिडेटरी भी नहीं है। पापा के बाद बेटे को, फिर उसके बेटे को, उसके बेटे को नहीं मिल रही है, बल्कि आपने अगर पार्टिसिपेशन करा है तभी आपको जो है वो पावर्स मिल पाएँगी। कहते हैं भाईचारे की भावना से अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे प्रिंसिपल रहता है व्हिच इज़ नेम्ड एज़ वासुदेव कुटुंबकम, कि सब जो है एक साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है? सब लोग एक साथ मिल-जुल कर जीवन जी रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज़ वासुदेव कुटुंबकम। यहाँ पर कहते हैं कि ये क्या था, फॉर्म द मॉरल फाउंडेशन ऑफ आर्यन डेमोक्रेसी। आर्यन की डेमोक्रेसी यानी कि पहले के टाइम से क्या चलता आ रहा है वैदिक पीपल के टाइम से, उसकी यहाँ पर बात करी गई है। कहते हैं उस टाइम से जो है ये वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो हमारा चल रहा है। एक बात बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्चुअली, जरा इसको याद रखना दैट आप लोगों का उस टाइम पे वैदिक टाइम से ही 2 प्रकार की असेंबली होती है व्हिच इज़ नेम्ड एज़ सभा एंड समिति। 2 प्रकार की क्या होती है, असेंबली होती है, नेम्ड एज़ सभा एंड समिति। तो यहाँ पर वही वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये गवर्नेंस में काफ़ी उनका रोल होता था। ये असेंबलीज़ पब्लिक मैटर को डिस्कस करती थी, किंग को एडवाइस क्या करना है, क्या उसे करने के लिए कहना है, क्या उसे मना करना है, वो सब करना। और ये भी दिखाती थी, भई देखो आप सोचो कि तब की बात चल रही है, जब जगह-जगह देशों में मोनार्की हुआ करती थी, किंग की पावर हुआ करती थी। बट ऐसे में यहाँ पर इस किंग के साथ यहाँ पे नीचे सभाएँ समिति बैठी है। उसको एडवाइस कर रही हैं कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। एक तरीके से ये भी तो हमको जो है आज की डेमोक्रेसी की फॉर्म दिखती है ना, कि उस टाइम पर भी अगर ये भी चीज़ थी, तो ये भी बहुत अच्छा था उस टाइम। क्लियर हुआ? वो वाली बात जो है यहाँ पर कह रखी है। अच्छा, कहते हैं कि एडवाइस करते हैं किंग को, ये बताते हैं कि आखिर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। यानी कि सारे के सारे जो पावर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किंग के पास नहीं है और किंग जो है वो लोगों को कंसल्ट भी करता है, लोगों की बात सुनता है। ठीक है? कहते हैं बिटवीन 600 से लेकर के 400 बीसी इस टाइम पे बहुत सारे जो बड़े-बड़े किंगडम्स थे, रिपब्लिक्स थे, जिसको हमने कहा था महाजनपद, वो हमारे यहाँ पे आए थे। हमको ये पता है 600 बीसी के आसपास हमारे देश में क्या हुआ था, महाजनपद आए थे। किसके बाद? 600 बीसी के बाद। पहले अगर बच्चों को नहीं पता है कि आखिर महाजनपद होते कौन है, तो मैं समझाती हूँ। देखो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में, आपको पता है हमारे देश में जो यहाँ पर इंडस नदी है, यहाँ पे जो है सबसे पहले आके लोग बाग रहे थे। एंड हमने पढ़ा हुआ है, इसका नाम था आपका एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज़ कॉल्ड आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एंशिएंट यानी कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जहाँ पे लोगों ने आकर रहना, खाना-पीना, कुछ ग्रो करना स्टार्ट करा। बट जब यहाँ से ये लोग डिक्लाइन होने लग गए ना, क्योंकि सब लोग उठकर आ गए, बहुत से लोग इस गंगा नदी के पास, और उन लोगों ने फिर यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दिया। जब उन लोगों ने यहाँ पे आके रहना स्टार्ट करा, इन दैट केस हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या हुआ था, ये सब लोग ना ग्रुप्स में आए थे। कुछ क्लैन्स फॉर्म करके, कुछ ग्रुप फॉर्म करके। क्लैन का मतलब तो होता है ग्रुप, क्योंकि सेम ग्रुप है बेसिकली, सेम लैंग्वेज बोलता है या फिर सेम रिलीजन का है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लैन। जो भी पर्सन है यहाँ पर, फॉर सपोज़ ये 10 पर्सन है, ये 10-20 लोग जो है मिलकर ये सेम लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी, या फिर ये लोग बोलते हैं तमिल, ये लोग बोलते हैं उर्दू।
इन सब लोगों का मिलकर एक क्लैन बन गया। उर्दू बोलने वालों का एक क्लैन बन गया, पंजाबी बोलने वालों का एक क्लैन बन गया, इस पर्टिकुलर रिलीजन का एक क्लैन बन गया। तो क्या हो रहा है, इस तरह से क्लैन यहाँ पर इनके ग्रुप बना करते थे। वो वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि सब लोग जो है यहाँ आ गए थे, क्लैन्स फॉर्म करा था उन लोगों ने यहाँ पे आके। एंड यहाँ पे जब वो लोग आए थे, इन्हें कहा गया था जनपद। इन एरियाज को बेसिकली जहाँ पर ये लोग आके रह रहे थे, इन छोटे-छोटे से किंगडम्स को कहा गया था हमारा जनपद। लेकिन अब यहाँ बात करूँगी महाजनपद की। तो जब ये छोटे-छोटे से जो किंगडम थे ना, यहाँ पर ये छोटे-छोटे जो किंगडम्स थे, जब ये किंगडम जो है ये बड़े होने लग गए, एक-दूसरे को कॉन्क्वर करके बड़े किंगडम्स बने एम्पायर सा फॉर्म करने लग गए, तो उसे हमने कहा महाजनपद। तो बेसिकली महाजनपद क्या है, एक बड़ा-सा एरिया है। महा यानी कि बड़ा, जन यानी कि जहाँ लोग और पद यानी कि पैर पड़े। तो जिस एरिया में यहाँ पे लोग आके रहने लग गए, उस बड़े-बड़े किंगडम्स को कहा गया महाजनपद। तो कहते हैं 600 बीसी के आसपास जो है ऐसे वाले बहुत से आए थे। हम देखते हैं कि 12 महाजनपद बेसिकली हमारे पास हुआ करते थे। इसमें से एक था वाजीज, है ना? आपने सुना होगा अवध, कोसल, कोंती, वत्स, है ना? अवंती, बहुत सारे इस तरह से 12 महाजनपद हमारे हुआ करते थे। तो कहते हैं उसमें से एक था वाजी और एक और यहाँ पे नाम आता है मल्ला। ये दोनों ना रिपब्लिक हुआ करते थे, प्रॉपरली रिपब्लिक। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग तो ये जो किंग है वो कुछ करता ही नहीं था। प्रॉपर यहाँ पे सभाएँ समिति बैठती थी, ये सब लोग उसको एडवाइस करते थे एंड फिर यहाँ पे जो है डिसीजंस लिए जाते थे। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पर क्या है इन इन स्टेट्स में जो रूलर्स थे वो हेरिडिटरी नहीं थे, वो पहले ही बता चुकी हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। और यहाँ पे जो भी गवर्नेंस यानी कि जो शासन हुआ करता था, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे हुआ करता था। बहुत सिंपल है। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर जो वाजी कॉन्फेडरेसी थी, उसको यहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के लिए उसको बहुत जानते थे, बता चुकी हूँ पहले ही कि उसमें जो है रेगुलर असेंबलीज़ हुआ करती थी, जो डिसीजंस हुआ करते थे, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हुआ करते थे एंड बहुत सही तरीके से सबका जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता था। एक यहाँ पे नाम दिया गया है, बच्चा व्हिच इज़ नेम्ड एज़ सक्किया रिपब्लिक, बेसिकली सक्किया वाज़ आल्सो अ क्लैन, एक ग्रुप था ये बेसिकली। देन वो भी जो है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस ही फॉलो करते थे। जो उसके हेड थे उनका वो थे राजा, सॉरी। जो इनके हेड थे वो थे बेसिकली राजा एंड जिनका इलेक्शन जो था वो एक एल्डर्स की असेंबली नहीं किया था, मतलब बहुत सारे बड़े लोगों ने मिलकर ही एक सभा बिठाई थी एंड तभी जो है इनका इलेक्शन भी हुआ, तभी ये जो है आए थे। तो जाहिर सी बात है सब लोग का कौन यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिव हो रही है, सब लोग जो है मिलकर बांट कर बैठ कर जो है डिसीजंस को ले रहे हैं एंड दैट वाज एन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक जो कि थी हमारी वाजी में। वाजी वाज अ महाजनपद, वाजी वाज अ कॉन्फेडरेसी। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर जो है अच्छाबाजी में, सकिया में, यहाँ सब में क्या था प्रॉपरली रिपब्लिक जो है वो हुआ करता था। बात करूँ अगर वहाँ पे पंचायत के सिस्टम की, तो पंचायत के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है? कहते हैं पंचायत जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो है वो नींव है, वो फाउंडेशन है बेसिकली उसकी। पंचायत वर्ड आपको दिख रहा है 5, 5 से मिलके बना हुआ है यानी कि 5 लीडर्स। 5 लीडर्स जो कि यहाँ पे कम्युनिटी ने चूज़ करे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने एक की बात नहीं कर रहे हैं, एक के पास पावर नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे 5 लोगों को जो है पावर्स दे रहे हैं। अच्छा, ओके। यहाँ पे फिर क्या यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सब मेंबर्स हैं इनको लोग बाग ही इलेक्ट करते हैं और फिर ये इन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक गाँव में क्या-क्या करना है, कैसे डिसीजंस कौन-कौन से लेने हैं यहाँ पर, कैसे जो भी डिस्प्यूट यहाँ पर हो रहे हैं उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है, न्याय कैसे देना है। और यहाँ पे डेली की उनके लोगों की जीवन रेखा को सँभालने के डिसीजन कौन लेती है, फिर पंचायत ही लेती है। अच्छा, कहते हैं लोकल लेवल पे विलेज काउंसिल है, पंचायत है, वो सब यहाँ पे काम कर रही होती है एंड जिसकी वजह से पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। एंड यहाँ पर डिसेंट्रलाइज़ेशन हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पे जो पावर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर के पास नहीं है। वो पावर स्टेट में भी है एंड स्टेट से बढ़कर वो पावर जो है लोकल गवर्नमेंट के पास भी जा रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर का यहाँ पर हो रहा है बेटा आपका डिसेंट्रलाइज़ेशन। अच्छा, आप लोगों ने पहले कभी सुना है कि इंडिया एक समय पे सोने की चिड़िया हुआ करता था? बिल्कुल सुना है, बहुत से बच्चों ने सुना होगा। कहते हैं गुप्ता एम्पायर में जो है बेसिकली ऐसा हुआ करता था। गुप्ता एम्पायर में बच्चा उसको गोल्डन एज कहते थे और उस टाइम पे हमारे यहाँ का आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, मैथ्स, साइंस ये सब इतना ज़्यादा बढ़िया था ना कि आखिर इसकी बराबरी कौन ही कर सकता था। इसलिए यहाँ पर इसको उस टाइम पे बहुत अच्छा पैसा था हमारे पास। इसको हम बोलते थे सोने की चिड़िया इस समय पे अपने देश को। तो बेसिकली गोल्डन एज ऑफ इंडिया वो हुआ करती थी। विलेज की काउंसिल जैसे कि सभा वगैरह इन सब का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल ऑब्वियसली बात है मैं बता चुकी हूँ ये होता है। एंड ये जो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है ये आज की डेमोक्रेसी को बहुत सारी चीज़ों में इम्पैक्ट करते हैं। हम इससे सीखते हैं कि आखिर लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होना है, सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनानी है, डिस्कशन, कंसेंसस ये सब चीज़ें आखिर करना कैसे है उससे हम जो ये वाली चीज़ सीखते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिकली ग्रीक स्कॉलर जहाँ पे अलेक्जेंडर के टाइम पे आया था, हम ये कहते हैं कि सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वाज़ यूज्ड बाय रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी सीई बीसी सॉरी एट द टाइम ऑफ बुद्धा।
कहते हैं जब अलेक्जेंडर के टाइम पे हमको ग्रीक के स्कॉलर्स जो ज्ञानी लोग हैं ग्रीक के उनसे ये पता चला था कि हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत पहले से है। बेसिकली वो बुद्धा के टाइम से जो है वो है हमारे यहाँ पर भी। कहते हैं सरबसे एंड संबसल जो स्टेट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह में आज के टाइम पे वहां पे भी जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक था वही फॉलो हुआ था उस टाइम पर। यहाँ पर कहते हैं कि एक तरीके से मानते हैं हम बहुत से स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कि हमारे यहाँ पर भी जब एथेंस में डेमोक्रेसी आई थी उससे उससे पहले उसके बाद जो है हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी आ चुकी थी। ये वाली बात जो है यहाँ पर बोली गई है। वो लिखा तो वहाँ पे 6th सेंचुरी है। 6th सेंचुरी यानी कि एक तरीके से एथेंस से भी पहले। बट वही है प्राइवेट है तो बहुत ज़्यादा एज़ सच कन्फर्म नहीं है चीज़ें कुछ-कुछ। नहीं देखो आपको पता है की लर्निंग्स के बारे में तो कि डेमोक्रेटिक आइडियाज़ कैसे वो थे उस टाइम पर भी। असेंबलीज़ जो उस टाइम पे हुआ करती थी, पंचायत वगैरह लगा करती थी ताकि लोग बागों का जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो। सभा और समिति आपको पता है ये चीज़ असेंबली जो है ये वाली हुआ करती थी। रिपब्लिक जैसे कि वाजी है, सकिया है, मल्ल्या है, यहाँ पर कलेक्टिव रूल हुआ करता था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़, पंचायत यानी गाँव में, म्युनिसिपैलिटीज़ यानी कि शहरों में। ये जो है हुआ करती थी, इंश्योर करती थी ये डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर यानी कि पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर के पास नहीं है, हमारे पास भी है। जो मॉडर्न की डेमोक्रेसी है यहाँ पर वो अलग है ऑब्वियस सी बात है। और वो आई भी इसी से है, यानी कि जो आज डेमोक्रेसी है वो पहले की डेमोक्रेसी से कहीं न कहीं इमर्ज होकर हमारे पास तक आई है। हमने उससे जो है बहुत से आइडियाज़ जो है वो सीखे। चलो ये वाली बात। अब देखो बच्चा हम नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों की व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी के फीचर्स कौन-कौन से हैं? देखो सबसे पहला यहाँ पे इसको हम लाइन में समझते हुए चलेंगे बस। सबसे पहला जो इसके अंदर यहाँ पर आएगा दैट विल बी फाइनल डिसीजन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अभी हमने कहा था कि रूलर कौन बनेगा? जिसका हमने चुनाव करा है। बट ये भी तो होना चाहिए कि जिसको हमने चुना है डिसीजन वही ले। आप देखोगे पहले के टाइम पे कुछ कंट्रीज़ में आपको 9th क्लास की बुक थी उसमें बताया गया था कि हमने चुना किसी और को है और डिसीजन लेने की जो पावर है वो एक्चुअल में मिलिट्री के पास है या फिर किसी और के पास है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ है तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर क्या हुआ? देखो डेफिनिशन क्या हुई उसकी कि हम लोगों ने खुद मिलकर अपने रूलर्स का चुनाव करा हो। डेफिनिशन हुई। फीचर्स में पहली बात कर रहे हैं कि आखिर जिसका हमने चुनाव करा हो एक्चुअल में डिसीजन जो है वो वही ले। कोई और जो है वो डिसीजन ना ले और उसके भी डिसीजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में रहकर ही होने चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरी बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो फ्री इलेक्शंस का मतलब होता है बेटा कि इलेक्शंस में आप फ्रीली आपके पास कई सारी चॉइस हो, 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, आप फ्रीली किसी को भी आप चाहो वोट कर सकते हो। आपके ऊपर कोई थ्रेटनिंग नहीं है, आपके ऊपर कोई बंदूक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप फ्री हो कि आपको जिसको वोट करना है आप उसे वोट कर सकते हो। मैं बात करूँ फेयर इलेक्शंस की, फेयर का यहाँ पर मतलब क्या होता है? यानी कि सही तरीके से होने चाहिए। कोई भी मिसकंडक्ट ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, गुंडे ना आ जाएँ, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो जाए, वोट की फेक काउंटिंग ना हो जाए। तो कोई भी गलत तरीका यहाँ पर जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई ब्राइबिंग नहीं होनी चाहिए बेसिकली, वो वाली बात यहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं कि वोटर्स को जो है पहले ढंग से हमें देखना चाहिए कि आखिर कौन-कौन से वोटर हैं। हम कहते हैं ना कि जब आप 18 प्लस के हो जाते हो, तो आपको अपने पास का जो वोटिंग सेंटर है, वहाँ जाकर आपको अपने आप को बताना होता है, अपना आधार कार्ड दिखा के, अपने बर्थ सर्टिफिकेट कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर कि आप जो है 18 प्लस हो चुके हो एंड जैसे उनको लगता है कि हाँ जी, आप वोट 18 प्लस हो चुके हो, तो आपका वो नाम चढ़ा देते हैं वोटर्स लिस्ट में। वोटर्स लिस्ट के नाम से ऐसा कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नाम दिया गया है इलेक्टोरल रोल का। अब आप लोग इलेक्शन कर सकते हो, हाँ, पार्टिसिपेट कर सकते हो बेसिकली। इलेक्टोरल रोल में जो आपका नाम लिख दिया जाएगा। जैसे ही आपके इलेक्शंस आने वाले होंगे नेक्स्ट वाले, उस आपके घर पे आपके नाम की पर्ची भी आ जाएगी बिकॉज़ अब आपका नाम भी उसके अंदर है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो है, जो वोटर है, वो बिना किसी प्रेशर के जिस पार्टी को वो चूज़ करना चाहें, उस पार्टी को वो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अगर अभी बीजेपी थी, लास्ट टाइम तो हमें बीजेपी को ही करना पड़े, अगर आप तो बी हमें आपको ही करना पड़े। हमारा जो मन चाहे, हम जिस वाली पार्टी को चाहें, हम फ्रीली उसको वोट बिना किसी डर के कर सकते हैं। अच्छा, प्लस यहाँ पर क्या है कि कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे होना चाहिए, कुछ पार्टीज़ होनी चाहिए, चॉइस में ऐसा ना हो कि चाइना की तरह एक ही पार्टी है, सीसीपी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एंड आपको एट द एंड वोट उसी को करना है। मतलब वोट करना ही उसी को है, जब वोट जाएगा ही उसी को, पार्टी ही एक है, बाकी सब उसकी अलाइज़ है, उसके अंडर आ रही है, मेन काम इसी का है, मेन पार्टी यही है, तो आखिर इलेक्शन कराने ही क्यों है? तो पैसा फुकवाना है उसके अंदर, जाके वोट तो फिर भी डाल के आना है, अब वोट ना डालें तो बैठा तो तू ही है भैया हमारे सर पे। वो वाली बात है। इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होने चाहिए, ठीक है? बहुत सही तरीके से होने चाहिए एंड हमें पता है हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईसीआई यही जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट कराती है, इसको एन्श्योर करती है। थर्ड बात मैं बता चुकी हूँ पहले ही यूनिवर्सल सफरेज यानी कि डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी है कि आखिर हम लोगों का चुनाव करेंगे कैसे? हमने लोगों को चुना कैसे? जब तक हमारे पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा।
सफरेज का मतलब भी होता है राइट टू वोट, जैसे फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट, यहाँ पे इसका मतलब भी होता है अडल्ट सफरेज, बेसिकली अडल्ट को राइट टू वोट। तो कहते हैं यहाँ पर ये भी चीज होनी चाहिए कि हर एक अडल्ट सिटीजन के पास, नॉट जस्ट मैन एंड नॉट जस्ट वुमेन, सबके पास जो है वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, नो मैटर व्हाट देयर कास्ट इज, व्हाट देयर रिलीजन, व्हाट देयर जेंडर, व्हाट देयर हाइट, व्हाट देयर कलर, व्हाट देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा, सबके पास जो है वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप लोगों को एक पॉइंट बताया गया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना 1950 के बाद, उस टाइम पे हमने डिसाइड करा था कि हमारे यहाँ जो वोटिंग की एज होगी वो होगी 21 ईयर्स। जब कोई इंसान, जब कोई भी जो सिटीजन होगा, जब 21 साल का हो जाएगा तभी जो है उसके पास ये डिसीजन मेकिंग की पावर आती है कि आखिर वोट करना किसको है, कौन हमारे लिए सही है। तो हम जो है उस टाइम की एज रखते हैं कि जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा तभी जो है वो इंसान वोट कर सकता है। बट बाद में कहते हैं 1988 में बेसिकली 61st अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज कर दिया गया एंड इसको 21 से कितना कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। सोचो ऐसा क्यों करा गया होगा? देखिए शादी के लिए तो लड़कियों की एज है 21 साल एंड वोटिंग के लिए वो है 18 साल, मतलब सॉरी, सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, कि शादी के लिए जो लड़कियों की एज है वो है 18 साल एंड वोटिंग के लिए 21 साल। अच्छा, वोटिंग तब भी 5 साल का फैसला है, शादी तो जन्मों जन्मों का, बहुत सालों का फैसला है। तो आपने उसके लिए तो कह दिया 18 साल की लड़की बड़ी हो जाती है, अब वो शादी कर सकती है। वोटिंग करने के लिए 21 साल और 3 बहुत साल बड़ी होगी, अभी बड़ी नहीं हुई है। अगर अभी बड़ी नहीं हुई है, तो अभी शादी का राइट क्यों दिया गया है उसको? दैट्स व्हाई शादी की एज को बढ़ाने की बजाय इन लोगों ने 21 को ही कम करके 18 कर दिया कि ठीक है, तुम शादी लायक भी हो, अब तुम वोट भी करो आराम से, वो वाली बात है। एंड वो करा गया 61st अमेंडमेंट 1988 के। अच्छा, एक और हमारे पास अधिकार होता है व्हिच इज कॉल्ड एज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बोल सकते हो। हालाँकि आपके ऊपर देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी डिफेम करो, किसी को गालियाँ देना स्टार्ट कर दो, किसी की बुराई करना स्टार्ट कर दो, तो वो भी बहुत चीख-चीख के, बहुत तेज़-तेज़। यहाँ प्रेसिडेंट जी खड़े हैं और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, आप उनकी बुराई की बुराई बहुत गंदा-गंदा उनके लिए बोल रहे हो। बोल रहे हो कि आपके पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपके पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं है बेसिकली वो चीज़, कि आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। क्या पब्लिक अगर यहाँ पर है, अब उसको उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कि आप कुछ ऐसी बात नहीं कहोगे जिससे दूसरे वाले की फ्रीडम छिन जाए। सिक्योरिटी का, किसी को थप्पड़, बेसिकली मान लो आपने कहा मेरे पास तो फ्रीडम है कुछ भी करने का, मैं गई मैंने थप्पड़ मार दिया किसी के, क्यों मारा? मेरे पास तो अधिकार है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी मैं, स्पीच का, एक्सप्रेशन का, ओपिनियन का। भाई आपने अपना अधिकार एक्सरसाइज करने के चक्कर में आपने उस पर्सन का अधिकार भी तो छीन लिया ना। दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दैट इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाई ऐसा कहा गया कि आपको इस बेसिस पे आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आप अपनी इस पावर को लिमिटेडली एक्सरसाइज कर सको। एक यहाँ पे है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, की आप जो है लोगों से मिल सकते हो, आप एसोसिएशंस को, ग्रुप्स को फॉर्म कर सकते हो, आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो। तो आपके पास जो है अधिकार ये वाला है। इस अधिकार में एक बात यहाँ पे आती है व्हिच इज कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। इसको जून में, यानी कि जून 2005 में इसको जो है स्टार्ट करा गया था, अडॉप्ट करा गया, बेसिकली पास करा गया एंड अक्टूबर में 12 अक्टूबर 2005 को इस लॉ को जो है इन्फोर्स कर दिया गया था। जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मतलब होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पे एक लेटर लिख के भेजो सरकार तक एंड आपके उस सवाल का जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। क्लियर होगी ये वाली बात? तो ये वाली चीज़ यहाँ पर कही गई है। अच्छा, कहते हैं फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। आपको जो भी रिलीजन अपनाना है, आप रिलीजन वो अपनाओ, लेकिन आपको कन्वर्जन, वो भी फोर्सेबल कन्वर्जन, उसके लिए मनाही है। अगर आपको किसी का हिंदू बड़ा अच्छा लग रहा है, हिंदू के त्योहार अच्छे लग रहे हैं, आपको हिंदू की पूजा अच्छी लग रही है, आप हिंदुइज्म अपना लो, आप जैनिज्म अपना लो, आप बुद्धिज्म अपना लो, तो आपका जो मन करे आप वो रिलीजन को अपना सकते हो। और अगर आपका मन ना करे, तो आप कोई भी रिलीजन को ना अपनाओ, आप प्रॉपर्ली एथिस्ट बने रहो, ये प्रॉपर्ली आपके ऊपर है। अपना रिलीजन, अपना कल्चर, अपना बिलीफ, अपना फेथ, ये आपके ऊपर प्रॉपर फ्रीडम है, आज़ादी, आपको जो करना है, जैसे करना है, आपको कर सकते हो। कहते हैं यहाँ पर दिखा रखा है कि इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं 1951 से 52। दिस वाज़ बेसिकली फर्स्ट जो लोकसभा का जो था वो इलेक्शन हुआ है, वो तभी हुआ है। ये पहली बार इंडिया के पहले इलेक्शन जो है यहाँ पर हो रहे थे इस तरीके से। अच्छा, आपको पता है जो पहले इलेक्शंस हुआ करते थे बेटा, वो आपके हुआ करते थे बैलॉट पेपर पे। किस पे थे? बैलॉट पेपर में। अब जो है वो होते हैं, आपको पता है, ईवीएम की मशीन्स पे, राइट? ठीक है। नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों का इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है
कहते हैं हर एक इंसान के पास इंडिविजुअल अकेले आपके पास अपनी फ्रीडम है। आप चाहे जहाँ आप जा सकते हो, आप वहाँ रह सकते हो, आप वो ऑक्यूपेशन अपना सकते हो, वो काम कर सकते हो एंड आप मोबाइल एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो प्रॉपर्ली आप पे डिपेंड है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन जो ऑब्वियसली कुछ लगे हुए हैं, कुछ ऐसा मत करना अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम के चक्कर में कि आप किसी और के फ्रीडम को स्नैच कर लो। थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, कुछ सुना दिया, है ना? तो आपने अपने फ्रीडम के चक्कर में एक उसको एक्सरसाइज करने के चक्कर में आपने दूसरे के फ्रीडम को स्नैच कर लिया, आपने उसको छीन लिया। दैट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखो बात करूँगी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की यानी कि एक डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर होता है। एवरीथिंग इज़ मतलब इक्वल बिफोर द लॉ तो अलग है, लेकिन सबको जो है कानून सबसे ऊपर है बेसिकली। नो अथॉरिटी इज़ अबव द लॉ। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पावर जो है कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबसे ऊपर आता है। कहते हैं पुलिस या मिलिट्री के जो एक्शंस होते हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है लेकिन जो वो अधिकारों की प्रोटेक्शन करती है, उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करा जाता है। ये सब किसकी वजह से? बिकॉज़ हमारे यहाँ पे क्या है रूल ऑफ लॉ है। नोबडी इज़ अबव द लॉ। तो आपको आप चाहे जुडिशरी हो, आप चाहे एग्ज़ीक्यूटिव हो, आप चाहे लेजिस्लेचर हो, आप जो भी यहाँ पर काम करोगे, आप संविधान के में लिखे गए लॉज़ बेसिकली संविधान के अंडर रहकर ही काम करोगे। संविधान से ऊपर जाके आप कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कहते हैं ये सारे के सारे जो ऊपर हमने पढ़े यहाँ पर ये सब मिनिमम यानी कम से कम ये नेसेसरी फीचर्स हैं किसी भी कंट्री के जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना है बिकॉज़ डेमोक्रेसी में सिंपल सी भाषा में द विल ऑफ द पीपल इज़ द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। एक चाणक्य एक बात बहुत अच्छी कहते थे, चाणक्य यानी कि जो कौटिल्य थे अशोका जी के टाइम पे अशोका के टाइम पे अशोका द ग्रेट द एम्परर के टाइम पे, उस टाइम पे वो कहते थे कि एक राजा के लिए जनहित जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, कि जो उसकी प्रजा यहाँ पर चाह रही है, उसका हित करना में राजा का हित होता है। तो वो वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। कहते हैं द विल ऑफ द पीपल इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। जो लोगों की इच्छा है, जो लोग चाहते हैं वो सरकार का बेस है काम करने के लिए। तो यहाँ पर वही करना चाहिए। अच्छा, कहते हैं डेमोक्रेसी का जो है डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं डेमोक्रेसी जो है वो सबसे ही जवाब माँगती है, सबसे अकाउंटेबिलिटी माँगते हैं। लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, कुछ भी हो यहाँ पर। अच्छा उसके लिए पहले आप लोगों को एक टर्म बताऊँगी मैं। लेजिस्लेचर का मतलब है जो एक बेसिकली ये 3 जो है ना ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। जैसे आपने पढ़े थे ना अभी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लोकल। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल जो आपके बेसिकली मैं कहूँगी गवर्नमेंट की फॉर्म्स कहूँगी मैं यहाँ पर। तो वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ये है। लेकिन यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है ना? यहाँ पर देखोगे आप लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड आपका जुडिशरी है। आप देखो इसमें हमने वर्टिकली इसको क्यों लिखा? बिकॉज़ हमको पता है कि सबसे ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, उससे कम जो है वो स्टेट के पास है एंड सबसे कम जो है वो लोकल के पास है। लेकिन यहाँ पे इसे हम लिख रहे हैं ऐसे हॉरिज़ॉन्टल फॉर्मेट में। इसे हम बोलते हैं हॉरिज़ॉन्टल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी और इन तीनों में सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, कुछ नहीं होता है ऐसा। सबके पास इक्वल पावर होती है जो कि उनके अपने डोमेन में है। ये तीनों ही आपस में एक-दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लेजिस्लेचर बेसिकली क्या करता है, लेजिस्लेचर में जो आपके आते हैं सारे के सारे एमपी, आपके आते हैं सारे के सारे इसके अंदर एमएलए, जो कि सब मिलकर पार्लियामेंट में बैठकर और लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर ये लोग लॉज़ को बनाते हैं। द मेक लॉज़ कौन? लेजिस्लेचर। अगर बात करूँगी एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव वाले क्या करते हैं? दे इम्प्लीमेंट लॉज़ कि जो भी लॉज़ ये बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा, इन सब लॉज़ को एग्जीक्यूट करने का काम, इन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम उन मिनिस्टर्स का होता है। चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर हों, चाहे वो यूनियन के मिनिस्टर्स हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, यानी कि सिविल सर्वेंट्स यानी कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हो, कुछ भी हो, इन सबका काम है उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट करना, उन लॉज़ को एग्जीक्यूट करना, उन लॉज़ को लागू करना। जुडिशरी का काम क्या है बेसिकली जो भी यहाँ पर लॉ आया है, वो कहीं अन्याय तो नहीं कर रहा किसी के साथ, है ना? प्लस यहाँ पे लोगों को न्याय प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका? जुडिशरी का। सॉरी जुडिशरी के अंदर क्या आता है? सबसे ऊपर जो आपके पास वो आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हमारे पास आता है हाई कोर्ट और उससे नीचे हमारे पास आता है बच्चा आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का समझ में आ गया? तो कहते हैं ये जो फैक्ट है बेसिकली हम ये समझाते हैं कि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, हमें ये सबसे समझ में आता है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर एक कंट्री में फॉर सपोज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा है कि डेमोक्रेसी का मतलब यानी कि सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने खुद रूलर का चुनाव करा हो, बल्कि ये भी होता है कि जिसको हमने चुना है डिसीज़न वही ले। वो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव फ्री और फेयर तरीके से हुए हों। जो चुनाव हुए हैं उसमें हमारे पास फ्रीडम हो अपनी बात रखने की, अपने अकॉर्डिंग वोट करने की, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो। हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीडम हो, हमारे पास अपने कुछ अधिकार हो, ये सब जो है हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज़ ओनली एंड ओनली व्हेन तभी जो है कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री आप लोगों का
बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट? इसके बाद ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं जो फ्रांस में या फिर यूएसए वगैरह में भी यहाँ पर भी लोगों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। ये वाली बात यहाँ पर कही हुई है। क्लियर हो गया बच्चा? ये आप लोगों का था बेटा पार्ट नंबर 1 आपके चैप्टर नंबर 9 का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे आपका टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसका सिस्टम कैसा रहता है, उन चैलेंजेस की बात करेंगे। इन जो है नेक्स्ट के 3 टॉपिक्स को हम लोग आप लोगों का कवर करेंगे। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, बिकॉज़ यहाँ पे आप लोगों के मैंने बहुत से बेसिक जो आप लोगों को जो नहीं पता होते हैं, मैंने वो भी आप लोगों के साथ-साथ क्लियर करती हुई मैं चली हूँ, ताकि आप लोगों का एक बहुत अच्छा बेस बन सके एनसीईआरटी आने से पहले एंड आपके टेस्ट में भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ हेल्पफुल हो सके। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के पहले क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एक्सरसाइज कराऊँ या फिर इस वाले चैप्टर को पूरा कराऊँ, ये आप लोग ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हो जाना। यानी कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन-सा चाहिए कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको वीडियो लगी कैसी आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना। ठीक है जी? ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।